नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वह ये कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो नेबुला जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, बल्कि आयनित गैसों का एक विशाल बादल है नेबुला। तो यहाँ पर अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें ऑप्शन ए का, तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह जो है ये सौरमंडल का भाग है। तो ये आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ है? जी हाँ, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो किसे दुनिया की छत कहा गया है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का छत कहा गया है या किसे दुनिया का छत कहा जाता है? तो पामीर को दुनिया का छत कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो तुर्की निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? जी हाँ, तुर्की जो है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है तुर्की। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है राजस्थान का जिसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खेतरी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है और खेतरी अपनी तांबा परियोजना के लिए जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को किसे सौंपा गया है? जी हाँ, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? तो केंद्र को सौंपा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई विशेष शक्तियां हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहां तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का ए जो है 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9 का ए जोड़ा गया था और यह संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और इसे 1 जून 1993 को लागू हुआ। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और कब? तो 1877 में। चलिए देखते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, किस न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति
के बाद वकालत कर सकते हैं। जी हाँ, किस न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कर सकते हैं? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, अगर वो सेवानिवृत्ति पा लेते हैं तो कोई भी वकालत नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु की अगर बात करें तो 65 वर्ष या 5 वर्ष की निर्धारित की गई है। ये आप याद रखते हुए चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कौन थे? जी हाँ, वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? जी हाँ, फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब? तो 1575 में। चलिए देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो सूर्यवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था? जी हाँ, सूर्यवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और 1539 में चौसा की लड़ाई और वर्ष 1540 में कन्नौज की लड़ाई में मुगल सम्राट को हराया था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। संथाल छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पाई जाती है, बल्कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें खासी जनजाति का, तो ये मेघालय राज्य में, भील जनजाति गुजरात राज्य में और जौनसारा जनजाति उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। तो ये आप याद रखते हुए चलिए देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न का। तो किस राजा के छत्र छाया में सारनाथ के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष का निर्माण किया गया था? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि किस राजा के छत्र छाया में सारनाथ के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष का निर्माण किया गया था? तो अशोक के छत्र छाया में सारनाथ के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले आज का 16 नंबर प्रश्न का। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है कौन सा है? जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का। तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? जी हाँ, भारत की जीडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है भारत की जीडीपी गणना के लिए उत्तरदायी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो था क्या था? जी हाँ, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो था निम्नलिखित में से क्या था? तो सबसे गरीब व्यक्तियों की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम योजना का उद्देश्य था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी वीडियो को शेयर जरूर करें। 19 नंबर प्रश्न है, डैश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? जी निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ये भी आप याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इजी प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और 21 नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है बेकिंग पाउडर में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को।
22 नंबर प्रश्न है, अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है अपच के उपचार के लिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और पेट में अम्ल की अधिकता से जलन और दर्द होता है, ये आप याद रखते हुए चले। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह आप याद रखिएगा। तो सोडियम को बहुत ही आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक क्षार धातु है सोडियम, और इतनी मुलायम होती है जिसके कारण इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 24 नंबर प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? जी हाँ, लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इसमें कार्बन की मात्रा का, तो 0.12 से 0.25% सबसे कम होती है कार्बन की मात्रा पिटवा लोहा में। चलिए देख लेते हैं आज का अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसने क्या? जी हाँ, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसने क्या किया? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही जवाब हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं किया वो व्यक्ति ने। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक संकेतक कोएगुलांट नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक संकेतक नहीं है, यह आपको पहचान करके बताना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये जो है जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक संकेतक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूबता है जबकि यह संतृप्त लवणीय जल में तैरता है, यह किसके कारण होता है? जी हाँ, एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूबता है लेकिन यह संतृप्त लवणीय जल में तैरता है, यह किसके कारण होता है? तो खारे जल के उच्च घनत्व के कारण यह होता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, उष्मा की एसआई इकाई जो है क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका भी जवाब मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर याद होगा। तो जूल जो है ये उष्मा की इकाई है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें वाट का, तो ये शक्ति की इकाई है, तो ये भी आप याद रखते हुए चले। 29 नंबर प्रश्न है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु में डैश धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में एक मिश्र धातु जो निम्नलिखित में से कौन जो है नहीं होती है? तो चांदी जो है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु में चांदी नहीं होती है। वहीं बात करें निकेल का, जिंक और कॉपर का, तो ये तीनों होते हैं लेकिन चांदी नहीं होती है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से क्या पेट्रोलियम का एक उत्पाद नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या जो है पेट्रोलियम का एक उत्पाद नहीं है? तो सीएनजी जो है ये पेट्रोलियम का एक उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पेट्रोलियम को कच्चे तेल से निकाला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 31 नंबर प्रश्न है, पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती है? जी हाँ, पेंडुलम की घड़ियां जो है गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती है? तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण पेंडुलम की घड़ियां जो है गर्मियों में धीमी हो जाती है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो जंतुओं में पैर और मुंह का रोग किसके माध्यम से संचारित होता है? जंतुओं में पैर और मुंह का रोग जो है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संचारित होता है? तो पाचन मार्ग से संचारित होता है जंतुओं में पैर और मुंह का रोग, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और पिकोरना विषाणु के कारण होता है यह रोग, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो वर्षा की बूंदों का आकार जो है गोलाकार क्यों होता है? मैं आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार होते हैं, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो पानी ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु को पाइप
कभी कभी सर्दियों में फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, पानी ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के पाइप कभी कभी सर्दियों में फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पानी जमने पर प्रसारित होता है, जिसके कारण पानी ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के पाइप जो है सर्दियों में फट जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जल प्रदूषण के कारण होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा रोग है जो जल प्रदूषण के कारण होता है? तो डायरिया जो है जल प्रदूषण के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात करें अधिक जानकारी की, तो जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ किसी जलधारा, नदी, झील, समुद्र या अन्य जल निकाय को दूषित कर देते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।